हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिन्स के बारे में। रेजिन्स हमारा क्या है? प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो कि हमारे यूनिट 4 फार्माकोग्नोसी का लास्ट टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, आज जो हमारी फार्माकोग्नोसी की फोर्थ यूनिट है वो आज हमारी इंड हो रही है यहाँ पे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात आती है रेजिन्स। तो रेजिन्स का जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ लिया था। तो अगर आपको वहां से भी पढ़ना है तो वहां पे मैंने थोड़ी डिटेल में जानकारी दी थी, और यहाँ पे हम थोड़ी शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको केवल क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेजिन्स होता क्या है। तो अगर आपको जनरल टर्म में जानना है तो आप जाइए एक प्लांट के पास, प्लांट को आप छीरा मारिए, फिर उसमें से कुछ चिपचिपा सा पदार्थ मिलेगा, गुदगुदा सा पदार्थ मिलता है, उसी को बोलते हैं रेजिन्स। वही हमारा होता है रेजिन्स मटेरियल। तो ये होते हैं सेमी सॉलिड भी होते हैं, सेमी और सॉलिड प्रिपरेशन भी होते हैं, और एमार्फस इन नेचर होते हैं। जब आप उस चिपचिपे पदार्थ को लेकर देखेंगे तो आपको वो एक रबर टाइप का लगेगा, इसलिए इसको बोलते हैं कि एमार्फस। खास करके बबूल का जो पेड़ होता है उसमें आप जैसे ही चीरा मारेंगे तुरंत उसमें से गुदगुदा पदार्थ निकलने लगेगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं रेजिन्स। और ये ऑब्टेन का होता है साइटोजेनस डक्ट। अब साइटोजेनस डक्ट कहाँ पाई जाती है ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, उसके स्ट्रक्चर को भी देख लिया था। लेकिन एक बार और बता दे रहा हूँ मैं, जो साइटोजेनस डक्ट पाई जाती है वो स्टेम में पाई जाती है और रूट में पाई जाती है। उस पर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें से कुछ लिक्विड पदार्थ निकलने लगता है, लिक्विड मटेरियल निकलने लगता है, उसी को बोलते हैं साइटोजेनस डक्ट। जैसे एलोवेरा का, एलोवेरा आपने देखा होगा, एलोवेरा का जब चीरा मारते हैं तो उसमें से कुछ मटेरियल निकलता है। तो हमारा क्या है, साइटोजेनस डक्ट से उसका कुछ लिक्विड टाइप का मटेरियल निकला है, इसी को बोलते हैं रेजिन्स। और ये निकलता कहाँ से? साइटोजेनस डक्ट से निकलता है। उसके बाद क्या है कि ये एक केमिकल ओरिजिन है एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ द टर्पीन मेटाबोलाइट। और जब इस रेजिन्स का हम मेटाबोलाइज कर देते हैं तो इसमें क्या मिलता है? हमको टेरपीन मिलता है, जिसका नाम क्या होता है? टेरपीन मेटाबॉलिज्म। रेजिन्स आर द मिक्सचर। अब बात आती है कि रेजिन्स होते क्या है, इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या होता है। तो जो रेजिन्स होते हैं वो एसेंशियल ऑयल्स, का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल्स, जो कि हमने पिछली वीडियो में सब कुछ उसके बारे में देख लिया था। एंड ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट ऑफ द टारपीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये तीन चीज हमारे मिलकर क्या क्या? वोलेटाइल आयन, ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट ऑफ द टेरपीन, इसका मतलब क्या है कि जो आपने प्लांट से जो गुदगुदा पदार्थ ऑब्टेन किया हुआ वो वाला, एंड COH, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगेगा। ये मिलकर आपके क्या बनाएंगे? रेजिन्स का मिक्सचर बनाएंगे। और इसमें एक नोट, रेजिन्स आर फाउंड इन एनिमल वेरी रेयरली। मतलब जो रेजिन्स होते हैं वो हमारे एनिमल के अंदर बहुत कम ही पाए जाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे सिलेक्ट। अब आता है हमारा मेन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं यहाँ से सिलेबस की शुरुआत। अभी तक मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था। आपको कभी भी एग्जाम में लिखना है तो पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपको उसकी प्रॉपर्टी, देन क्लासिफिकेशन, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, उसके बाद सबसे लास्ट में आपको क्या लिखना है? बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो आपको इंट्रोडक्शन देखेगा, फिर क्लासिफिकेशन देखेगा, उसके बाद सब लास्ट में देख लेगा कि आपने क्या लिखा है उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। तो आपको इस टाइप से लिखना है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि प्यूरिफाइड आर फॉर्म एंड अमॉर्फस, ब्रिटल एंड हार्ड सॉलिड। मतलब जो रेजिन्स होते हैं वो प्यूरी फॉर्म में अगर आपने लिया हुआ है तो वो एमॉर्फस होंगे। एमॉर्फस कैसे होता है? जैसे आप रबड़ लेते हैं तो रबड़ का जो फॉर्म होता है एमॉर्फस होता है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल मतलब आपने चिम्मच देखा है, चिम्मच के आकार, जैसे चिम्मच में बीच में गड्ढा होता है ना, इस टाइप का जैसे गड्ढा होता है ना, तो वही होता है ब्रिटल। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा रेजिन्स होगा ब्रिटल टाइप का होगा, एंड क्या होगा? हार्ड सॉलिड होगा। और ये क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। जैसे ये ऑक्सीजन के साथ वो क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, तुरंत ही वो हार्ड या केक फॉर्मेशन कर लेगा। दे आर ट्रांसकुलेंट। अगर वो प्योर फॉर्म में है तो ट्रांसकुलेंट है। अगर आपने उसको डायरेक्ट मतलब क्या कहते हैं, एनिमल से निकाला हुआ है, जैसे सिलैक्स से या किसी भी प्लांट से निकाला हुआ है, तो ट्रांसकुलेंट नहीं होते हैं। उसको आपको क्या हो जाएगा? एक पारदर्शी तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेगा। और क्या होता है? हैवी देन वाटर। और ये वाटर से ज्यादा भारी होता है, इसके मतलब जो इसकी डेंसिटी होगी वो वाटर से ज्यादा होगी। और ये क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमारा सोल्यूबल होता है। अब आता है हमारा, उसके बाद हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द रेजिन्स। तो जो सबसे पहले हमारा क्लासिफिकेशन का बेस क्या है? अकुरेंस। तो अकुरेंस में जो पहला हमारा क्या है? ओलियो रेजिन्स। ये सब चीज हम यूनिट 1 में कवर अप कर चुके हैं। अगर आपको इससे बेटर में जानना है तो आप जाके वहां पे देख लीजिए, लेकिन यहाँ पर भी आपको समझ में आने वाला है मेन मेन पॉइंट। तो जो ओलियो रेजिन्स होता है उसमें क्या होता है? वोलेटाइल और रेजिन्स का मिक्सचर होता है, उसको बोलते हैं ओलियो रेजिन्स। एग्जाम्पल के तौर पर कैप्सिकम होता है, गिंगर होता है, कैपेवाइवा होता है, टर्पेंटाइना होता है। तो ये हमारा क्या है? हमारा अकुरेंस के आधार पे ओलियो रेजिन्स हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा हमारा क्या है? गम रेजिन्स। तो जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि उसमें क्या होगा?
मिक्सचर ऑफ द रेजिन्स एंड गम, मतलब गम और रेजिन्स का दोनों का मिक्सचर होगा। और चूंकि इसमें गम मिला गए, थोड़े गमी मतलब चिपचिपे पदार्थ के होंगे, इनका जो नेचर होगा वो थोड़ा चिपचिपा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एसोफोइटिडा होता है, और मिर, मिर का मतलब होता है सरसों। सरसों का जो खरी होती है, जिसको सरसों के पेरने के बाद जो खरी निकलती है, ठीक है, खली जिसको बोलते हैं, उसको आप देखेंगे तो हमारा क्या होता है, गम रेजिन्स होता है। उसके बाद होता है ओलियो गम रेजिन्स। तो इसमें क्या होगा, ओलियो का मतलब ऑयल, गम एंड रेजिन्स, तो इसका मतलब इसमें तीन मिक्सचर होगा। कौन कौन सा, एक वोलाटाइल ऑयल, एक गम एंड एक रेजिन्स। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, आपका ओलियो गम रेजिन्स। अगर इस तरह से आप अपने एग्जाम में लिखते हैं तो जो एग्जामिनर होगा उसको ये चीज पता चल जाएगा कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो आपको वहां पे फुल मार्क्स दे देगा। एग्जाम्पल के तौर पे मिर हो गया एंड इपोमिया हो गया। उसके बाद आप, उसके बाद क्या आता है, ग्लाइको रेजिन्स। तो इसमें आप समझ रहे हैं कि ग्लाइको का मतलब होता है ग्लाइकोसाइड्स एंड रेजिन्स। इसका मतलब क्या है, जो हमारा रेजिन्स होगा वो ग्लाइकोसाइड के मिक्सचर के साथ प्रेजेंट होगा। तो जो हमारे हो जाएंगे ग्लाइको रेजिन्स, अगर उनका हाइड्रोलिसिस कर दे रहे हैं तो आपको क्या मिलता है, शुगर मिल जाता है एंड रेजिनियस एसिड मिल जाता है, जो क्या होता है आपकी एक ग्लाइकोन माइटिव। क्योंकि हमने ग्लाइकोसाइड में भी ये भी देखा था कि जो ग्लाइकोसाइड होते हैं वो एक ग्लाइकोन माइटिव और ग्लाइकोन माइटिव से मिलकर बने होते हैं। और जब आप रेजिन्स ग्लाइकोसाइड का क्या करेंगे, आप हाइड्रोलाइज कर जाएंगे, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, तो उसको क्या बना देगा, शुगर बना देगा। और क्या बनेगा, रेजिनियस एसिड बना देगा, जो कि क्या होगी, नॉन शुगर मॉइटी होगी। एग्जांपल के तौर पे जैलाप हो जाएगा एंड एपोमिया हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बाल्सम्स, ठीक है। तो बाल्सम क्या होता है, दे कंटेन मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द बेंजोइक एसिड एंड सिनामिक एसिड, मतलब जो बेंजोइक एसिड होता है और जो सिनामिक एसिड होता है उन दोनों का मिक्सचर होता है, उनको क्या बोलते हैं आप, बाल्सम। एग्जांपल के तौर पर बाल्सम ऑफ द पेरू, बाल्सम ऑफ द टोलू एंड बेंजोइन। बेंजोइन वो वाला केमिकल वाला बेंजो नहीं है, बेंजोइन का मतलब क्या होता है, जो आपको लोबान होते हैं दुकान पे जो मिलते हैं लोबान, वो हमारे क्या होते हैं, उसको बेंजोइन बोलते हैं। तो हमारा क्या है, एक बाल्सम है, उसमें क्या होता है, सिनामिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड का वो मिक्सचर होता है, मैक्सिमम उसमें होता है। उसके बाद आता है हमारा बेस्ड ऑन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट। हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि उसमें किस प्रकार के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स वहां पे पाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है, रेजिन्स एसिड या रेजिनोलिक एसिड। तो निलिक कहाँ पर आता है, जहां पर हमारा कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, तो वहां पर हमारा एसिड या कार्बोक्सिलिक मतलब इलिक एसिड लगा होता है। तो इसमें क्या होगा, सिंपल से जान लीजिए कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मतलब COOH उसमें लगा होगा। तो दे आर कॉम्प्लेक्स हाई मोलिकुलर वेट, मतलब ये क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होंगे, और इसका जो मोलिकुलर वेट होगा वो भी हाई होगा। एंड कंटेन वन और मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि और एलिक लगा हुआ, तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या होंगे, एक या एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिनोलिक ग्रुप उसमें प्रेजेंट होंगे इन ईस्टर फॉर्म, और इसके ईस्टर फॉर्म में, ना कि प्योर फॉर्म में। दे गेट डिजॉल्व इन एक्वा सोल्यूशन, और ये क्या होते हैं कि एक्वा सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाते हैं, वो भी अल्कलाइन मीडियम में। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारी ड्रग्स है, जैसे कोलिफोनी है, यहाँ पे क्या बन जाता है, एबाइटिक एसिड मिलता है। उसके बाद मिर होता है, मिर में आपको क्या मिलता है, केमिफोरिक एसिड मिलता है। सिलेक का है आपका एक एनिमल है, जिसमें आपको क्या मिलता है, सेंडोरोलिक एसिड मिलता है। तो ये सब हमारे क्या है, हमारे एक टाइप के हमारे रेजिन्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रेजिन्स अल्कोहल। तो रेजिन्स अल्कोहल का आप एक और नाम से जानते हैं, रेजिन्स ईस्टर के नाम से। तो आपसे ये भी पूछा सकता है कि रेजिन्स अल्कोहल में किस क्या प्रेजेंट होता है, तो रेजिन्स के साथ वहां पर एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं रेजिन्स अल्कोहल, या इसको बोलते हैं फ्रेश ईस्टर। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बहुत हाई होता है, और इसका क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, प्रेजेंट इन द ईस्टर और फ्री फॉर्म। दे आर एरोमेटिक इन नेचर, और इसका जो नेचर होता है वो एरोमेटिक होता है, एंड अलोंग विद बेंजोइक एसिड, और ये बेंजोइक एसिड के साथ लगा होता है, अलोंग करता है, एंड सिनामिक एसिड, जैसे कि हमने अभी आपको बताया। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें जो ड्रग्स आती है, क्या आती है, बेंजोइन। बेंजोइन में हमारा जो रेजिन्स अल्कोहल पाया जाता है उसका क्या नाम है, बेंजिल बेंजोएट ईस्टर। उसके बाद आता है हमारा एसिफोइटिडा। एसिफोइटिडा में आपको क्या मिलता है, फेरुलिक एसिड मिलता है, जो कि क्या है आपका एक रेजिन्स अल्कोहल के रूप में आपको पाया जाता है। उसके बाद आता है इनर्ट रीजन। इनर्ट का मतलब क्या होता है, अक्रिय। अक्रिय का मतलब जो क्या होता है कि जिसमें कोई भी क्रिया ना हो सके, इसका मतलब जो फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव है, उसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो वो इनएक्टिव हो। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस व्हिच नॉट अफेक्टेड बाय एनी केमिकल मॉइस्चर एंड लाइट। अब ये हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना, तो उसको आप चाहे NMR कर लीजिए, चाहे उसके ऊपर कोई भी लेजर लाइट डाल दीजिए, चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन करा लीजिए, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे स्टेबल फॉर्म में होता है। एंड दे डू नॉट सोल्यूबलाइज इन एसिड और अल्कलाइड, ये किसी भी हमारे सॉल्वेंट में क्या होता है, डिजॉल्व नहीं होता है। इसका मतलब जो इसका नेचर होता है क्या होता है, लायोफोबिक इन नेचर होता है, ठीक है। लायोफोबिक, लाइपोफिलिक नहीं, लायोफोबिक। लायो का मतलब क्या होता है कि जो किसी भी सॉल्वेंट में मिक्सचर ना हो, उसको बोलते हैं लायोफोबिक। और जो किसी भी सॉल्वेंट मिक्सचर है, चाहे वो मतलब हमारा ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे हमारा वाटर हो, चाहे अल्कलाइन, चाहे एसिड, उनको आप क्या बोलेंगे, लायोफिलिक।
एग्जाम्पल के तौर पे कोपाल हो गया, कोपाल से आपको जो हमारा रेजिस मिलता है, कहाँ मिलता है, कोपारसिन मिलता है, एंड डैमर से आपको डेमरसिन मिलता है। उसके बाद क्या आता है, इसके बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट क्या है, लीबर्समैन कलर टेस्ट। तो इसमें होता क्या है कि आपको सिंपली क्या लेना था, रेजिस का 0.1 ग्राम ले लेना रहता है एंड 10 ml एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं। उसमें आप क्या करते हैं, 1 ड्रॉप H2SO4। तो यहाँ पर आपको 3 चीज लेना पड़ता है, क्या क्या, रेजिन 0.1 ग्राम, 10 ml एसिटिक अनहाइड्राइड एसिड लेना पड़ता है, 1 ड्रॉप ऑफ द कंसंट्रेटेड H2SO4। अब आप तीनों का मिक्सचर करते हैं तो जो इसका कलर होता है वो पर्पल है, और कुछ सेकंड के बाद क्या हो जाता है, ये डार्क पर्पल में बदल जाता है। तो इसका मतलब वहां पे हमारा रेजिन्स प्रेजेंट है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब वो रेजिन्स नहीं है। दूसरा हमारा टेस्ट क्या है, पाउडर ऑफ द रेजिन्स। जो आपको रेजिन्स मिलेगा उसका आपको पाउडर बना लेना है। उसमें क्या करना है, आपको पेट्रोलियम ईथर डाल देना है। पेट्रोलियम ईथर डालने के बाद उसको फिल्टर कर लेंगे, जो आपको फिल्ट्रेट मिलेगा उसमें से आप 5 ml फिल्ट्रेट ले लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, 10 ml डाइल्यूट कॉपर एसीटेट का सॉल्यूशन डाल देंगे। अगर उसमें ग्रीन कलर, क्योंकि जो कॉपर एसीटेट का सॉल्यूशन होता है अप्रोक्सीमेटली, या आप संभवतः जहां तक देखें वो ग्रीन कलर ही देता है। चाहे आप शुगर का टेस्ट करते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं, वो अधिकतर आपको ग्रीन कलर ही देता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर रेजिन्स और पेट्रोलियम ईथर आपस में क्या कर दिया, आपने रिएक्शन कर दिया, उसके बाद उसको फिल्टर करके उसमें क्या मिला लिया, आपने डाइल्यूट कॉपर एसीटेट सॉल्यूशन मिला लिया। तो अगर ग्रीन कलर दे दिया तो इसका मतलब वहां पे रेजिन्स प्रेजेंट है। अगर ग्रीन की जगह और कोई कलर दे दिया, कलरलेस आ गया, तो इसका मतलब वहां पे रेजिन्स एब्सेंट है। तो ये क्या होता है, एबाइटिक एसिड के कारण होता है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन के बारे में। तो इंसेक्ट कैन नॉट अटैक, सो इट कैन यूज विदाउट एनी लेबोरेटरी ट्रीटमेंट। मतलब क्या है कि ये स्टेबल फॉर्म है, इसमें किसी भी प्रकार के माइक्रोजन या इंसेक्ट इस पे जाके अटैक नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो लकड़ी होते हैं, लकड़ी में दीमक टाइप के लग जाते हैं, वो इसमें नहीं लग सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसकी लेबोरेटरी ट्रीटमेंट आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आता है रेजिन सर्व एट फॉर पॉलिनेशन। मतलब जो पॉलिनेशन होता है फ्लावर्स में, जो मतलब पॉलिनेशन होता है, एक सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, उसमें भी ये पार्टिसिपेट करता है। एंड रेजिन्स रिफ्लेक्ट द लाइट व्हिच डिक्रीज द हीट ऑन द फ्लावर। और जो रेजिन्स हमारे फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करता है, जो लाइट होती है वो रिप्लेस कर देता है। इसलिए चाहे जितनी तगड़ी धूप हो जाती है, ठीक है, जो हमारे फ्लावर्स होते हैं मुरझाते नहीं है, ठीक है। इसी यही कारण है कि उसमें रेजिन्स प्रेजेंट होता है। और जब हमारे क्या होते हैं, कुछ टाइम के हो जाते हैं, जैसे कोई भी फूल होता है वो 4 मतलब 2 दिन के बाद हो जाता है, उसी पेड़ में लगा हो, पूर्ण रूप से खिल जाने के बाद 2 दिन तक, अगर 2 दिन के बाद उसमें जो रेजिस की मात्रा होती है वो खत्म हो जाती है। और जब उसमें रेजिस की मात्रा होती है तो जो सनलाइट है वो डायरेक्ट अटैक कर जाती है, जिसके कारण से वो सूख जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लिखा हुआ था रेजिस रिफ्लेक्ट द लाइट वुड डिक्रीज द हीट ऑन द फ्लावर। अगर हीट ऑन द फ्लावर अगर हमेशा के लिए जाए तो फूल कभी मुरझाए ही ना। उसके बाद आता है यूज एंड एंटीसेप्टिक इन द ऑइंटमेंट फॉर्म। अब इसका क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं ऑइंटमेंट फॉर्म में, एंड यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द इमल्सन, और इसका इमल्सन बनाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपकी आज 4th यूनिट होती है खत्म। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगे। वीडियो थोड़ी लेंदी जाती है, लेकिन हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।